नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण पर। पिछले खंड में हमने देखा कि संविधान है क्या और उसका उपयोग समाज में क्या है, उसका योगदान क्या है, ये हमने देखा। संविधान बेसिकली मैं बताया कि दस्तावेजों का पुंज है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं राज्यों के गठन की प्रक्रिया में। उन किन सिद्धांतों का पालन करने से वो प्रक्रिया निर्धारित होती है, इस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं का संकलन मात्र नहीं है, कहीं ना कहीं ये नैतिक प्रतिबद्धताओं को भी तय करता है। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उससे कुछ आधार तय किए गए। उन आधार में हम लोग देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर बहस किया गया और उस बहस के बाद कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया कि इसको अंतिम रूप से पारित करवाया जाए। उसमें जो प्रमुख बिंदु थे, भारतीय सरकार का स्वरूप क्या होगा, और इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। दूसरा बिंदु था किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए। और तीसरा बिंदु किन असमानताओं को दूर करना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर जो कमेटियां बनी थी, उन लोगों ने बहुत सारी बैठकें की, करीब करीब आंकड़ों के हिसाब से कुछ 66 बैठकें हुई, 11 अधिवेशन बुलाए गए। उन सारी बैठकों में जो बहस हुई उससे जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के आधार पर ही उसे अंतिम रूप से संविधान में पारित करवाया गया। इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और किस प्रक्रिया के तहत उसके सदस्य चुने गए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इस संविधान सभा के सदस्यों के गठन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक कैबिनेट मिशन योजना का प्रारूप निर्धारित किया। इस योजना के तहत जिन बिंदुओं पे उसने एक नियम निर्धारित किए, उसमें उसने पहला ये बताया कि प्रत्येक प्रांतों से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो प्रत्येक समुदाय के सहमति से चुने जाएंगे। प्रत्येक समुदाय का अर्थ यहाँ में उस समय विभिन्न प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था और जो सामान्य वर्ग था, उन सभी समुदायों को लिया गया, जिसमें सिख, मुस्लिम और सामान्य वर्ग तीनों आते थे। दूसरा उसने बताया कि जो प्रत्येक देशी रियासतें हैं वहां के प्रतिनिधियों को परामर्श के आधार पर चुना जाए। तीसरी चीज, ब्रिटिश काल के दौरान 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे, जिनमें दिल्ली, अजमेर मेवाड़ का संयुक्त प्रांत, कुर्ग
बलूचिस्तान, जो उसमें ब्रिटिश शासन के अधीन था, इन 4 प्रांतों से भी 4 प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जो निर्णय लिया गया उसके अंतर्गत प्रांतों से 292 प्रतिनिधियों को चुना गया, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों को चुना गया और मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 प्रतिनिधियों को चुना गया। कुल मिलाकर 389 प्रतिनिधियों को चुना गया। कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा के दौरान ये आंकड़े काम आते हैं, जिनमें जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों का उसमें योगदान होता है। इसके अंतर्गत एक चीज और मैं बता दूं, तो जो ये कैबिनेट मिशन योजना बनी, कभी इसकी तिथि को लेकर प्रश्न बनते हैं, तो 16 मई 1946 को इसका निर्माण किया गया और उसने फिर ये सारे नियमों को यहाँ पे बताया। इस संविधान सभा के बनने के बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसकी अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। इसकी कुल 166 बैठकें हुई और अंतिम रूप से ये पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से सारे आंकड़े कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कार्यप्रणाली पे। जो भी ये समितियां बनी उनकी कार्यप्रणाली कैसी रही, किन किन बिंदुओं को लेकर उन लोगों ने वहां पे बैठकें की, किन किन मुद्दों पर बहस हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। इसकी प्रणाली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, कि संविधान उन्होंने दिया, कैसे दिया। तो जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें कहीं ना कहीं इसका मूल सार जो निहित था, उसको भीमराव अम्बेडकर ने उसकी अध्यक्षता की और उन मुद्दों पे बहस किया जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए जरूरी था। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन सब सारे मुद्दों को समेटने के लिए संसद का स्वरूप क्या होगा, इन सभी चीजों को बताने के लिए कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी का उपयोग किया गया। तो उसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर जी ने की। कुल मिलाकर यहाँ पे मुख्य जो समितियां बनी, मैं सारी समितियों का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा,
जो मुख्य समितियां बनी वो 8 थी, जिनकी अध्यक्षता उस समय जो शीर्ष नेता थे नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, इन लोगों ने की। वहां पे किन किन मुद्दों पर बहस हुई, उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया कि किसी खास हित के पक्ष में सारी बातें ना रखी जाएं। ऐसा ना हो कि किसी मुस्लिम समुदाय को लेके बातें की जा रही हैं या कहीं दलित समुदाय को लेके बातें की जाए। तो खास हित के संबंध में उसका अभाव रहा, वहां पर उन मुद्दों पर कोई बहस नहीं हुई। दूसरा, कहीं ना कहीं सारे नेता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे जो इन्होंने आज़ादी दिलाई, तो इनकी जो विचारधारा थी वो भी कहीं ना कहीं समाज के लिए ही प्रेरित थी। उन्हीं विचारधाराओं का उपयोग करके समाज में एकजुटता एवं भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए। तीसरा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी की शक्तियों का निपटारा कैसे किया जाए, कैसे कैसे इन लोगों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र बनाए जाए, इसको लेकर भी इन लोगों ने कुछ सीमाएं निर्धारित की। शक्तियों का विभाजन, जिससे निष्कर्ष निकल के आया और इन लोगों को संसदीय स्वरूप और संघात्मक व्यवस्था को बनाने के लिए एक प्रक्रिया मिल गई। ये हो गई कार्यविधि। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये एक नकलची संविधान था, एक कॉपी किया हुआ संविधान था, इधर उधर से उठा के बस किसी चीजों को कर दिया गया। जिसमें मुख्य चीजों को आप देखेंगे तो बहुत सारा 1935 का जो एक संविधान, उसको एक्चुअली में कह नहीं सकते, लेकिन उसी चीजों को बहुत सारा उठा के इसमें कॉपी किया गया था जो ब्रिटिश के टाइम पे बना गया था। उसके अलावा कहीं ना कहीं मानसिकता तो संकुचित थी नहीं, दृष्टिकोण काफी लोगों ने अपने आप को खोल रखा था। तो उसकी वजह से इन लोगों ने विश्व के जितने भी अच्छे देश थे जिन्होंने संविधान बना चुके थे अपने, उन लोगों से बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया, क्योंकि उन्हीं चीजों से समाज की जो असमानता थी उसको खत्म किया जा सकता था। तो विभिन्न देशों से इन्होंने किन किन चीजों को लिया, किन किन स्रोतों को उन्होंने वहां से उठाया, उसके बारे में बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। उसको आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज थी मौलिक अधिकार, ये इसने अमेरिका के संविधान से लिया। वैसे तो अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है इसके मुकाबले, लेकिन मौलिक अधिकार का जो संदर्भ था इसने यहां से अमेरिका से लिया। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी इसने अमेरिका के संविधान से ही लिया। तीसरी चीज हम सुनते हैं नीति निर्देशक तत्व, इसमें कहीं ना कहीं कर्तव्यों को भी दर्शाया जाता है, उसको इसने आयरलैंड से लिया। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान में ही लिया गया था। स्वतंत्रता,
समानता एवं बंधुत्व की भावना इसने फ्रांस के संविधान से लिया। अर्थसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप था इसने कनाडा से लिया। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें इसने कनाडा से लिया। और एक अंतिम जो ये ब्रिटिश, क्योंकि कई सालों ने राज किया तो कुछ चीजों इनकी भी जो अच्छी थी वहां से उठाई गई, जिनमें सबसे पहले संसद का स्वरूप, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। दूसरा, कानून बनाने की विधि, ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया। तो इन सारी चीजों को मिला के और भी बहुत सारे यहाँ के समाज को देखते हुए, किन किन दुर्गुण सद्गुण इसको देखते हुए जो समाज की असमानता की गहराई को पाट सके, उन सारी चीजों को इसमें संकलित किया गया और एक लिखित दस्तावेज यहाँ पे तैयार किया गया, जो कि आपके सामने संविधान के रूप में है। तो बाकी अगले खंड में हम लोग इससे प्राप्त हुए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर फिर भी इसमें कुछ त्रुटि हो तो उसके संशोधन के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।